परिस्थितियों की यदि हम बात करें तो उससे बिल्कुल भिन्नता हमें देखने को मिलती है। मेंस में सीधा सा क्वेश्चन बनता है, प्राचीन कालीन भारत की शिक्षा और वर्तमान से उसकी तुलना कीजिए। ऐसा मेंस में क्वेश्चन बन सकता है। कोई विश्वविद्यालय याद आ रहे क्या प्राचीन समय के? तक्षशिला विश्वविद्यालय किसके समय में था? ये मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के समय। और नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त गुप्त वंश के समय में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल, है ना, पाल वंश की शासक धर्मपाल द्वारा उसकी स्थापना की गई। ऐसे बहुत से विश्वविद्यालय जहाँ दुनिया के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, तो ये प्राचीन समय से भारत में रहा है। इसलिए तो भारत को सोने की चिड़िया कहते हैं, क्योंकि आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक सभी दृष्टिकोणों से भारत एक उन्नत देश था। हमने मध्य प्रदेश की बात की, तो मध्य प्रदेश का सबसे पहला विश्वविद्यालय डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय 1946 में, और मध्य प्रदेश का एक पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय भी है। कब मिला इसे दर्जा केंद्रीय विश्वविद्यालय का? केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कोई भी बता सकता है, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई बता सकता है। केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा इसे कब मिला? एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है, नहीं, 2008। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय कहां पर? अमरकंटक, अनूपपुर में। कब स्थापना हुई थी अर्जुन? 2008। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक किस जिले में पड़ता है? योगेश, अनूपपुर जिले में। और कब स्थापना हुई? 2008। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ये क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का फुल फॉर्म बताया मैंने? एम्स का। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स कहां पर है? ये नहीं तो भोपाल में। और स्थापना कब हुई इसकी? 2012। बहुत बढ़िया, 2012। एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, भारतीय वन प्रबंध संस्थान, और एक दूसरा होता है वन अनुसंधान संस्थान। दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है। उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान कहते हैं। क्या है योगेश इसका आंसर? दोनों का प्रबंधन मतलब भोपाल में, हाँ, अनुसंधान मतलब जबलपुर में। और इसका मुख्य केंद्र कहाँ पर है? उत्तराखंड के देहरादून में। वन अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड के देहरादून में, और उसकी शाखा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के जबलपुर में। लेकिन इस बार आएगा और कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए याद रखना। प्रबंध की बात करें तो भोपाल, अनुसंधान की बात करें तो जबलपुर। ये क्वेश्चन ऐसे ही है जो कंफ्यूज करते रहते हैं। अभी किसी ने पूछा था, मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम की स्थापना कब हुई? मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम 1968 में। क्या काम है इसका? 12वीं तक की स्कूली शिक्षा से संबंधित पुस्तकें प्रकाशित करता है। मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम लिखा रहता है किताबों पे, सरकारी स्कूलों की जो किताबें होती है उस पर सब पे यही लिखा रहता है, मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम। और माध्यमिक शिक्षा मंडल 1965।
सैनिक स्कूल कहाँ है? मध्य प्रदेश का एकमात्र रीवा में। और खेली ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या चीज है? ब्लैक बोर्ड का ऑपरेशन नहीं होता कभी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड के माध्यम से कोई ऑपरेशन करना है, कोई बड़ा कार्यक्रम चलाना है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है कि स्कूल स्वीकृत कर लिया, बोल दिया चलो तुम्हारे यहाँ स्कूल खुल गया। पता चला कि एक कमरे में स्कूल लग रहा है, कोई सुविधा नहीं, कोई कुछ भी नहीं। तो इस ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के माध्यम से जो स्कूल है ग्रामीण क्षेत्र के, उनमें कुछ बेसिक सुविधाएं उपलब्ध कराना, इसका उद्देश्य था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य क्या था? स्कूलों में बेसिक सुविधाएं उपलब्ध कराना। कब शुरू किया गया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड? योगेश देखो जरा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, 2 शिक्षक, प्रत्येक प्राथमिक शाला में 2 शिक्षक व स्कूल भवन हेतु 2 पक्के कमरे। क्या? प्राथमिक शाला हेतु 2 शिक्षक, और भवन में क्या बोला अपन ने? 2 पक्के कमरे। ये बेसिक आवश्यकता। ऐसा नहीं कि अपन ने स्कूल खोल दिया और कहीं पर भी चला दिया, नहीं। स्कूल यदि है तो वहां पर क्या होना चाहिए? कम से कम 2 शिक्षक पदस्थ होना चाहिए और 2 कमरे होना चाहिए। काय में? प्राथमिक शाला में। और बाकी सुविधाएं कौन कौन सी होना चाहिए स्कूलों में? और पीने की पानी की व्यवस्था, खेलने के लिए मैदान भी। ये बिना ग्राउंड के स्कूल नहीं हो सकता। ये सारी सुविधाएं। हाँ, कब? 87 ये 1986 की योजना थी, 87 में इसे लागू किया गया। तो हम 1986-87 से लिखेंगे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। राशि कहां से आती थी इसके लिए? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत राशि आती थी केंद्र सरकार से। केंद्र सरकार से इस योजना के लिए राशि प्राप्त होती। क्लियर एकदम? यहाँ क्वेश्चन क्या बनेगा? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध किस शिक्षा से है? प्राथमिक शिक्षा। किस शाला से है? प्राथमिक शाला से है। नहीं तो अपन उसमें दिया रहेगा हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, या प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, ऐसा आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा समझते हुए हमें चलना है। औपचारिक शिक्षा केंद्र, औपचारिक शिक्षा केंद्र, औपचारिक शिक्षा केंद्र, और एक है अनौपचारिक शिक्षा। क्या अंतर है दोनों में? औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, और एक है शिक्षा। क्या होगा इसमें? थोड़ा सा समझने वाली बात है। औपचारिक शिक्षा तो स्कूल कॉलेज वाली, पुस्तक वाली। हाँ, देखो, पहले सिर्फ शिक्षा था, फिर औपचारिक शिक्षा की बात है। उपचारात्मक शिक्षा, उपचारात्मक, इसका मतलब क्या है? उपचार करना, बीमार होने के बाद ही उपचार करते हैं, तो उसी से शब्द बना है औपचारिक शिक्षा। कि यदि कोई बच्चा किसी कारणवश, मतलब स्कूली शिक्षा प्राप्त करने की यदि उसकी उम्र है,
और फिर भी किसी कारणवश वो शिक्षा से वंचित है, शिक्षा से बाहर है, तो उन बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना, औपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, जो किसी कारणवश शिक्षा के क्षेत्र से बाहर है। और ये शुरू की गई है 1975 में, 1975 में, सीधा सा है। योजना के अंतर्गत जो बालक बालिकाएं आर्थिक व सामाजिक कारणों से स्कूल नहीं जा सकते, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करना, शिक्षा की व्यवस्था करना। अब अनौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, ये थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर होगा इसमें? इसमें अनौपचारिक शिक्षा में उन बच्चों की शिक्षा प्राप्त करने की उम्र निकल गई है, वयस्क लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, अब साक्षरता हमें 100% करना है, तो रात्रिकालीन उनके लिए व्यवस्था करें। कुछ भी इतना पढ़ाना, मतलब उनका उद्देश्य नौकरी प्राप्त करना है क्या? नहीं, उनके लिए उद्देश्य क्या है? सिर्फ और सिर्फ उन्हें साक्षर करना, साक्षर करना, कि कोई भी सरकारी योजना वगैरह आए तो उनके साथ में धोखाधड़ी न हो सके। तो इसके उद्देश्य से तो अनौपचारिक शिक्षा में आयु कहां से होगी? 30-35 साल के बाद, और औपचारिक शिक्षा में वही उम्र रहेगी जो हमारी स्कूल कॉलेज में पढ़ने की होती है। ठीक, जैसे पत्राचार से कर रहे हैं तो औपचारिक शिक्षा में आएगा, वो काय में आएगा? औपचारिक शिक्षा, उसका सिलेबस, ये वो सब कुछ फिक्स है पत्राचार से। अनौपचारिक शिक्षा में क्या है? जिसका कोई सिलेबस नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई समयावधि नहीं, कोई टाइम टेबल नहीं, कोई कुछ नहीं, उम्र का कोई बंधन नहीं। हेड स्टार्ट कार्यक्रम, हेड स्टार्ट कार्यक्रम, हेड स्टार्ट, यहां क्वेश्चन बनता है। हेड स्टार्ट कार्यक्रम, कोई बता सकता है कि कब शुरू हुआ था हेड स्टार्ट कार्यक्रम? हाँ जी, 2006। हेड स्टार्ट कार्यक्रम 2002, मध्य प्रदेश शासन, 2002 मध्य प्रदेश शासन। क्या था इसमें? कौन से स्कूलों में था ये? उच्च प्राथमिक, मतलब 8वीं तक की जो कक्षाएं थी ना, उसमें। बोर्ड परीक्षा नहीं थी, बोर्ड परीक्षा नहीं था, कंप्यूटर शिक्षा, कंप्यूटर शिक्षा वाला। तो 8वीं तक के विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा के इस कार्यक्रम को लागू किया गया। वह कंप्यूटर दिए गए ताकि बच्चों को कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान हो सके। चुने हुए, ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में था, तो सभी स्कूलों में स्टार्ट नहीं हुआ था, कुछ चुनिंदा स्कूलों में था। हेड स्टार्ट कार्यक्रम, हेड स्टार्ट कार्यक्रम 8वीं तक के स्कूलों में। देखो, वो प्राथमिक शाला में पढ़ा अपने ऑपरेशन ब्लैक, और ये माध्यमिक शाला में, स्कूल में नहीं, माध्यमिक शाला में, जो 6वीं से 8वीं तक की कक्षाएं थी उसमें। शारीरिक शिक्षा की यदि हम बात करें तो लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान। हाँ सर, इवने जी बताइए कहां पर है ये? ये तो सामान्य सा क्वेश्चन है। लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षण संस्थान मध्य प्रदेश में ही है। अर्जुन, आप बताओ। ग्वालियर में, कहां पर?
ग्वालियर लिखेंगे, ग्वालियर, ग्वालियर, स्थापना 1957, 1957, ग्वालियर 1957। हमारे यहाँ बैतूल जिले में जितने भी स्पोर्ट ऑफिसर मिलेंगे सबके सब इसी संस्थान से आए हुए हैं, इसी संस्थान से आए हुए हैं। राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षण संस्थान ग्वालियर, स्थापना 1957। राष्ट्रीय शिक्षा एवं खेल के, राष्ट्रीय शिक्षा एवं खेल के इसी संबंधित बता रहा हूं, खेल के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षक तैयार किए जाते हैं। क्या नाम बदल दिया अब इसका? एक दूसरा केंद्र जो है भोपाल में, दूसरा केंद्र भोपाल में स्थापित किया गया, इसी की एक शाखा भोपाल में स्थापित किया गया। क्या बोलते हैं उसे? मेजर ध्यानचंद शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान, मेजर ध्यानचंद शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान। ये कहां पर? भोपाल में। इसी का दूसरा केंद्र, इसी का दूसरा केंद्र। एक है सर्व शिक्षा अभियान। ये क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण। अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, SSE, सर्व शिक्षा अभियान, SSE। सर्व शिक्षा मतलब सभी के लिए शिक्षा, चाहे बालक हो, बालिका हो, अमीर हो या गरीब हो। सर्व शिक्षा अभियान, जब ये सर्व शिक्षा अभियान लागू किया, पहले तो हमने 86वां संविधान संशोधन 2002 ये हुआ। क्या किया उसमें? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। भाई इसकी जरूरत कब पड़ी? जब ये प्रावधान किया गया। पहले क्या है? सर्व शिक्षा अभियान। फिर सर्व शिक्षा अभियान योजना बना दी, योजना बना दी, लेकिन ऊपर से कोई स्वीकृति है ही नहीं उसकी। तो फिर क्या चाहिए? संविधान में संशोधन चाहिए उसके लिए। तो फिर धीरे धीरे संविधान में संशोधन भी कर दिया। तो संविधान में संशोधन कर दिया, उतने में भी काम नहीं चल रहा, फिर उसके अनुसार कानून बनाना पड़ा। तो अलग से एक आर्टिकल लाया उसके लिए। कौन सा? RTE, राइट टू एजुकेशन 2009। और उसे कब लागू किया? 1 अप्रैल 2010। 1 अप्रैल 2010। तो ये निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के लिए सिर्फ एक प्रावधान से काम नहीं चला, विभिन्न प्रकार की योजनाएं, नियम, विनियम बनाने पड़े। और शुरुआत कैसे हुई? सर्व शिक्षा अभियान। और कब हुआ ये? 2001। सर्व शिक्षा अभियान 2001। मध्य प्रदेश में शिक्षा की लोक व्यापीकरण हेतु सर्व शिक्षा अभियान का क्रियान्वयन समस्त जिलों में प्रारंभ, समस्त जिलों में प्रारंभ। प्राथमिक शाला की सुविधा मतलब जो बसाहट है, बसाहट है क्या होता है? गांव, जहां लोग रहते हैं। तो प्राथमिक शाला 1 किलोमीटर की परिधि में, जहां बच्चे पढ़ते हैं, जहां गांव है, तो प्राथमिक शाला 1 किलोमीटर की परिधि में, और माध्यमिक शाला 3 किलोमीटर की परिधि में। 3 किलोमीटर की परिधि। प्राथमिक शाला 1 किलोमीटर की परिधि में और माध्यमिक शाला
3 किलोमीटर की परिधि में। और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य रूप से स्कूल भेजना। अब ये माता पिता के ऊपर था, ठीक है। अब कोई ऐसा प्रावधान था कि इनको भेजना ही है करके, सरकार निःशुल्क वाली बात अभी हम नहीं करते हैं, बस उनको भेजना अनिवार्य था। उसी के लिए सर्व शिक्षा अभियान लागू हो रहा था 6 से 14 वर्ष तक की, मतलब कितनी कक्षा तक? 8वीं कक्षा तक, पहली से 8वीं कक्षा तक। फिर यही बात है कि बच्चों को फेल नहीं करना है, इनको प्रमोट करना है, पास करना है कैसे भी। तो बच्चे तो बढ़िया बिना ब्रेक के चलते रहे कहाँ तक? 9वीं क्लास तक। और 9वीं क्लास में जैसे ही गए तो पक्का ब्रेक लग गया, क्योंकि उनको आदत नहीं थी ना झटके खाने की। नहीं तो हम लोग जब पढ़ते थे, मेरे साथ में जो बच्चे पढ़ते थे, तो छोटा सा गांव है मेरा, नाम क्या है? गंगापुर। लेकिन मुझे स्कूल में जाना बड़ा सिर खेड़े की। भाई स्कूल नहीं होते थे ना गांव में, पहले हर गांव में स्कूल नहीं होते थे। आंगनवाड़ी का तो कॉन्सेप्ट था, उतना था नहीं, तो वहाँ स्कूल नहीं था। तो मुझे सिरखेड़ से 1 किलोमीटर दूर ऐसे ऊंचाई पे स्कूल था, वहाँ जाना पड़ता था। तो पहली दूसरी तो पास हो ही जाते थे, लेकिन तीसरी में 3 साल फेल हो जाते थे बच्चे, चौथी में 4 साल, 5वीं में 5 साल। आप जैसे दिख रहे हैं ना अभी योगेश जी, आप, अमरदीप, अर्जुन, ऐसे बच्चे हमें 4वीं 5वीं क्लास में दिखते थे। ऐसे दाढ़ी मूछ वाले बच्चे हमें 4वीं 5वीं क्लास में दिखते थे। मैं जिसके साथ में पहली से 5वीं तक पढ़ा, वो 6वीं में नहीं पढ़ा मेरे साथ में। मतलब धीरे 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 कम होते चले गए। बच्चे उतने ही रहते थे, लेकिन कम होते चले गए। कैसे कि जो मेरे साथ वाले थे वो पीछे रहते चले गए, जो आगे वाले थे वो मेरे साथ मिलते चले गए। हमारे कुटुंब के मतलब जो 2 साल बड़ा था भैया, वो तीसरी में मेरे साथ पढ़ा। तो 5 साल बड़ा था, वो 5वीं मेरे साथ पढ़ लिया। जो 10 साल बड़ा था, वो 11वीं 12वीं मेरे साथ पढ़ लिया। ऐसे बराबरी में होते चले गए। जब भी नए स्कूल में जाते थे, तो एक भी जान पहचान का नहीं मिलता था, सब फिर से नए लोगों से जान पहचान करना होता था। एक भी नहीं। जब मैं 5वीं से 6वीं में गया, अमरावती घाट में जाना पड़ा, मेरे गांव से 4 किलोमीटर है, वहाँ पैदल ही जाते थे। तो वहाँ 5वीं पास होकर कोई नहीं गया मेरे साथ में, फिर मुझे अकेले कोई वहाँ पे पढ़ना पड़ा। मित्र तो थे, लेकिन वो थे जो 1-2 साल पहले वहाँ पर पढ़ चुके थे, जिन्होंने मेरे से 4 साल पहले 5वीं पास की थी। 6वीं में 2 साल फेल हो गया, तो कोई 7वीं में फेल हो गया, वो ऐसे मिल रहे थे। जब वहां से 10वीं पास होके गए प्रभात पट्टन में 12वीं पढ़ने के लिए अमरदीप के गांव में, तब कोई नहीं गया, मैं अकेले चला गया, वहां कोई पास ही नहीं हुए। तो ऐसी दिक्कतें होती थी पहले। एक तो फेल हो जाते थे, लेकिन पत्र लिखते आ जाता था उनको। जो तीसरी में फेल हो जाता था ना, वो पत्र लिख लेता था। पत्र लिखना पड़ता था, पहले व्हाट्सएप मोबाइल का जमाना नहीं था। किसी को भी खबर भेजना है, कुछ है, तो वो अंतरदेशीय पत्र, पोस्ट कार्ड, ये ऐसे लिख के भेजना होता था। लिफाफा, राखी वगैरह भेजते थे, उसमें लिफाफे में एक चिट्ठी भी डाल देते थे। ऐसा नहीं एक सिर्फ राखी भेजते थे, पर लिखते तो आता ना लोगों को। लेकिन अब ये सबको पास करने वाली शिक्षा ने तो ऐसा कर दिया कि कॉलेज भी पास कर लिया बेचारे ने। लेकिन उसको बोलेंगे पत्र लिखना है, तो बोलेंगे इसके लिए तो मुझे फिर से पढ़ना पड़ेगा तीसरी क्लास। ऐसा बोल सप्लीमेंट्री आती है, लेकिन 5वीं में भी और 8वीं में भी। वो इसी साल से शुरू किया ना, Yes, sir. इसी साल से शुरू हुआ है। और वो भी पास करना है, फिर उनको दोबारा एग्जाम लो, ये करो वो करो। ऐसा थोड़ी कि सप्लीमेंट्री आ गई तो सप्लीमेंट्री का एग्जाम होगा, और फेल हो गया तो अगले साल उसी क्लास में पढ़ना पड़ेगा। नहीं, वो बीमारी मास्टरों के लिए है, बच्चों के लिए नहीं है। बच्चों का उसमें कोई टेंशन नहीं लेना है। वो किसको टेंशन लेना है? मास्टरों को लेना है। वो मास्टरों के लिए है, बच्चों के लिए नहीं है वो बीमारी। तो बच्चे सुरक्षित है अभी
उनको तो पास होना ही है, कैसे भी हो पास होना ही है। तो सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना, इसी में चल रहा है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना। इसके साथ में शाला त्यागी दर को कम करना, शाला त्यागी दर को कम करना। शाला त्यागी मतलब बीच में ही अध्ययन छोड़ देना। और ये कब छोड़ते थे बच्चे? जब फेल हो जाते थे। तो अब वो प्लान करना पड़ेगा, कोई बच्चों को फेल नहीं करना है। बच्चे जब वो एनालिसिस किया होगा कि पहली क्लास में तो पूरे जिले में 7,000 बच्चे थे, और वही बच्चे 5 साल बाद 5वीं में आए तो 1200 हो गए। तो ये बच्चे कहाँ गए? बोले उन्होंने शाला छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? बोले बार बार फेल हो रहे थे वो। चलो अब इनको फेल करना बंद कर दो, पास करते रहो। जब बच्चे को समझ आएगी तब वो पढ़ेगा। लेकिन एक बार यदि स्कूल छोड़ के चला गया तो फिर वो दोबारा कभी पढ़ नहीं पाएगा। सोच अच्छी होती है, सोच कभी खराब नहीं होती, लेकिन वो वास्तविक धरातल पर लाना थोड़ा सा उसे कठिन हो जाता है। सरकार अपने स्तर पर बात करती है, प्रशासनिक अमला अपने स्तर पर काम करता है। जो फील्ड में काम करने वाले हैं उनकी परेशानियां वहां पर अलग रहती है, और बच्चे लोग कुछ अलग ही समझ लेते हैं, अभिभावक कुछ अलग ही समझ लेते हैं। जैसे बच्चों को डांटना फटकारना मना है, इसमें ही है, बच्चों को बोल नहीं सकते, है ना? क्यों? क्योंकि यदि बच्चों को डांट दिया तो दूसरे दिन से आएगा नहीं, और दूसरे दिन बच्चा आएगा नहीं तो शिक्षक और ज्यादा डांटेंगे उसको। उस डर से बच्चा फिर नहीं आएगा, फिर नहीं आएगा तो फिर वो क्या हो जाएगा? छोड़ देगा, शाला त्यागी हो जाएगा। इसलिए बच्चों को मारना नहीं, डांटना नहीं। अब बच्चों को डांटना पीटना बंद कर दिया। पर कुछ मेरे जैसे ढीठ मास्टर होते हैं, वो तो डांट ही देते हैं, तो फिर दूसरे दिन वो पालक आ जाते हैं अपनी आस्तीन चढ़ाते हुए, मेरे बच्चे को क्यों डांटा? फिर हम बोलते हैं तथास्तु, कल्याण हो। फिर हम डांटना बंद कर देते हैं, फिर उस बच्चे का भविष्य एकदम अंधकार में हो जाता है। फिर जीवन भर वो इधर उधर की डांट खाते रहता है। हमारी डांट खा लेता तो कुछ बन जाता, और जो डांट नहीं खा सकता, जबकि पेरेंट्स पहले क्या बोलते थे? पेरेंट्स बड़ी अच्छी कहावत थी कि मांस मांस तुम्हारा और हड्डी हड्डी हमारी। मैं जितना मारना है पीटो, इसको खूब कूटो। कभी कभी तो ये होता था कि जैसे 2 तमाचे टीचर ने मारे तो बच्चा घर चला गया, पालक उसके पीटते पीटते लेके जाते थे स्कूल में, और वही छोड़ के आते थे, बोलते इसको खूब कूटना था, हमारी भी नहीं सुनता है। तो बच्चा पीट रहा है स्कूल में, यदि मार खा रहा है तो घर में भी नहीं बता रहा है, क्योंकि उसको पता है कि घर में यदि बताया और ज्यादा पिटाई होगी तो घर में भी नहीं बताते थे। लेकिन ये सिस्टम ने सब कुछ खत्म कर दिया, बच्चों के मन में डर खत्म हो गया। तो क्या है? शाला त्यागी की दर को कम करना, जन समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना, जन समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना, सुनिश्चित करना। एक कॉन्सेप्ट आया था पीटीए, पेरेंट्स टीचर्स एसोसिएशन, पालक शिक्षक संघ, पालक शिक्षक संघ। तो इसी के अंतर्गत आया है ये पीटीए। जैसे अभी भी जो हाई स्कूल हायर सेकेंडरी में एसएमसी है ना, स्कूल शिक्षा समिति, ये कॉन्सेप्ट चल रहा है, और पहली से 8वीं तक क्या चल रहा है? पीटीए। तो उसमें क्या होता है, अब पेरेंट्स जो है, जो बच्चे बहुत अच्छा पढ़ते हैं, तो उन पेरेंट्स की भी एक समिति बनती है, और वो तय करते हैं, मानक तय करते हैं कि हमें आगे क्या करना है, प्लानिंग करना है। तो ये एक भागीदारी होगी, पेरेंट्स लोगों की भागीदारी उसमें तय की गई।
पालक शिक्षक संघ गठित किए गए। क्लियर हो गया? यदि मेंस में क्वेश्चन आता है तो भी बन जाना चाहिए। सर्व शिक्षा अभियान कब से शुरुआत हुई इसकी? 2001 से। कौन से बच्चे इसके दायरे में आते हैं? 6 से 14 वर्ष के बच्चे इसके दायरे में आते हैं। उद्देश्य क्या है? शाला त्यागी की दर को कम करना, और ये ऐसा करने के लिए क्या किया इन्होंने? पीटीए पालक शिक्षक संघ का गठन किया गया। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ये बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, प्री का फेवरेट क्वेश्चन है एकदम। कोई बता सकता है क्या कब हुआ था? पीटीए तो हो गया। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय अभी नई शिक्षा नीति में भी तो दिया है कि इतने, अभी बजट में भी दिया है कि इतने सारे से इन संस्थाओं में वृद्धि की जाएगी, वो सारी बात हुई है इसमें। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 2004 देख लीजिए, 2004 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। लिखेंगे शिक्षा सुविधा विहीन, शिक्षा सुविधा विहीन छोटी छोटी बसाहटों में 2006-7 ठीक है 2006 छोटी छोटी बसाहटों में बालिकाओं के लिए 200 माध्यमिक शालाओं के साथ 200 माध्यमिक शालाओं के साथ 200 माध्यमिक शालाओं के साथ आवासीय स्कूलों का प्रबंध करना। 2006-7 आवासीय स्कूल क्या है? बालिकाओं की सबसे ज्यादा दिक्कत होती है स्कूलों में, आने जाने की सुविधा, दूर दराज में स्कूल है, तो फिर बालिकाएं तब तक ही पढ़ती थी जब तक उसके गांव में पढ़ने की सुविधा है, और जैसे ही दूसरे गांव में बालिका का जाने का नंबर आया तो बोलते इससे अच्छा तो कहाँ जाना चाहिए? ससुराल चल जाना चाहिए, दूसरे गांव में पढ़ने के लिए जाए, इससे अच्छा तो बेहतर है कि ससुराल चल जाए, गंगा नहा ले, यही उद्देश्य होता है। तो इसलिए देखना अक्सर ये, यदि आज से 15 साल 20 साल पहले की बात करेंगे तो किसी गांव में 5वीं तक स्कूल है तो वहां की लड़कियां 5वीं तक पढ़ी लिखी मिलेगी, किसी गांव में 8वीं तक स्कूल है तो वहां की लड़कियां 8वीं तक पढ़ी लिखी मिलेगी, किसी गांव में 10वीं तक स्कूल है तो 10वीं तक, जहां 12वीं तक स्कूल है या उस गांव के आसपास की बच्चियां तो वो 12वीं तक पढ़ी लिखी मिलेगी और नौकरी करते हुए भी मिलेगी। और किसी एरिया में यदि डीएड है, बीटीआई है, जैसे पट्टन है इधर उधर, तो वहां के अक्सर लोग डीएड कर लेते थे और टीचर बन जाते थे। तो ये वहां पर मिलने वाली सुविधाओं के ऊपर डिपेंड करता है, माहौल के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम बात करें मध्य प्रदेश बैतूल जिले के जो बच्चे हैं वो भी सब खेती करते हैं, उद्योगों में कोई काम ही नहीं करता, यहाँ का उद्योगों में इंडस्ट्री में कोई काम ही नहीं करता, तो क्या बोलेंगे योगेश कुमार? औद्योगिक विकास मतलब हमारे यहाँ उद्योग ही नहीं है। यदि उद्योग होते, इंडस्ट्री होती, तो एक दो इंडस्ट्री होती तो उसके साथ में धीरे धीरे दूसरी इंडस्ट्री, उसको जिस चीज की जरूरत है वो वाली इंडस्ट्री बनते चल जाती और एक हाथ बन जाता, लेकिन शुरुआत ही नहीं हुई तो कभी हो ही नहीं। तो यही है कि शिक्षा के लिए वो सुविधा होना बहुत जरूरी है, और बालिकाओं के लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। तो अब क्या हो गया,
भी हर गांव में तो स्कूल नहीं खोल सकते, तो इसलिए क्या किया जाए, जो सेंटर पॉइंट है वहां पर ऐसे कस्तूरबा कन्या विद्यालय खोले जाए और वहां पर आवासीय व्यवस्था की जाए कि दूर दराज की जितनी भी लड़कियां पढ़ने वाली है प्रवेश ले और वहीं पर रहना शुरू करें। ये कॉन्सेप्ट था इसका। तो क्या कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 2006-7 और बालिकाओं के लिए इसमें आवासीय स्कूलों की व्यवस्था की गई। अब है गांव की बेटी योजना। गांव की बेटी, गांव की बेटी योजना 2005। बड़ा अच्छा। गांव की बेटी, आपको गांव की बेटी हाँ है आप कैसे है गांव की बेटी? तो जो गांव में पढ़ता है वही होता है क्या? जी हाँ। Yes, तो आप हो? नहीं हो तो 12वीं में कितना परसेंट रहेगा? sir. 85। भोपाल से पढ़े आप, तो आपके लिए कुछ तो मिलेगा। गांव की बेटी नहीं तो शहर की बेटी तो है। सर वो 25,000 रुपये मिलते हैं। 25,000 रुपये मिलते हैं। और दूसरी कोई योजना है? कौन सी योजना है इसके अपोजिट में जो शहरी क्षेत्र की बालिकाओं को मिलती है? क्या है गांव की बेटी योजना में? कौन सा? प्रतिभा किरण योजना है। हाँ, गांव की बेटी योजना का बता। सर मुझे नहीं मिलती है वो। क्यों नहीं मिलती? सर हमने फॉर्म ही नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? सर क्योंकि मुझे एक और स्कॉलरशिप मिलने वाली थी ना, तो मुझे लगा कि अगर एक लूँगी तो दूसरी नहीं मिलेगी। दूसरी कौन सी मिलने वाली थी? सर इंस्पायर स्कॉलरशिप वो नहीं मिली क्या? मिल गई ना, चलो ठीक है। देखो गांव की बेटी योजना में 12वीं पास होना चाहिए, फर्स्ट डिवीजन 60%, और गांव में रहकर गांव की शाला से ही उत्तीर्ण होना चाहिए। गांव के रहने वाले हो और गांव की शाला से ही उत्तीर्ण किया हो। तो फिर 500 रुपए महीने के हिसाब से 10 महीने की छात्र की 5,000 रुपए साल का कितना मिलता है? 5,000 रुपए तब तक मिलेगा जब तक वो पढ़ते रहेगी और अपना मेंटेन करते रहेगी। क्या? 60% को मेंटेन करना। यदि वो फेल होगी बीच में तो वहां से छात्रवृत्ति बंद हो जाएगी। ऐसे नहीं कि फेल हो गई फिर दोबारा पास हो गई तो फिर दोबारा शुरू कर देंगे, नहीं। एक बार ब्रेक हो गया तो फिर हो गया, क्लियर हो गया। अब जैसे इन्होंने आपत्ति लगा दी विजया ने, मैं गांव में रहती हूँ, गांव में मेरा जन्म हुआ है, मेरे मम्मी पापा तो बड़े समझदार थे। उन्होंने सोचा कि बच्ची को हायर एजुकेशन देना है, अच्छा पढ़ाना है, तो उन्होंने शहर में पढ़ाया मुझे। खुद आधे पेट भूखे रहे लेकिन मुझे शहर में पढ़ाया, तो कोई गुनाह किया क्या उन्होंने? मुझे छात्रवृत्ति मिलना चाहिए। तो फिर सरकार ने क्या किया? प्रतिभा किरण। कौन सा किया? प्रतिभा किरण। सेम कंडीशन, बस वो बालिका वाली जो है, जो गांव की बेटी ग्रामीण क्षेत्र के लिए और प्रतिभा किरण शहरी क्षेत्र के लिए, बस सुविधा उतनी मिलेगी 5,000। क्लियर है? तो दोनों योजना, तो गांव की बेटी योजना 2005। उच्चतर माध्यमिक परीक्षा अर्थात 12वीं कक्षा में गांव में रहकर गांव की शाला से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने पर 5,000 रुपए प्रतिमाह की दर से 10 माह की छात्रवृत्ति 5,000 रुपए दी जाती है। और
फिर प्रतिभा किरण भी सेम ऐसी है ना, लेकिन शहरी क्षेत्र की बालिकाओं के लिए लिख दें। लेकिन ये मैंने बताया ना, जब लोगों ने आपत्ति लगाई तब शुरू की, 2005 में शुरू हुई क्या ये? नहीं, प्रतिभा किरण 2009। प्रतिभा किरण योजना 2009। शहरी क्षेत्र के अंतर्गत पर इसके लिए बीपीएल कार्ड होना चाहिए, बीपीएल कार्ड होना चाहिए। कोई 500 रुपये प्रति माह के हिसाब से 10 माह का कितना? 5,000 रुपये मिलेगा साल में। कितना? 5,000 रुपये। यहाँ एक और है, चिकित्सा तथा तकनीकी शिक्षा, इसी में लिखे हैं प्रतिभा किरण। चिकित्सा तथा तकनीकी पाठ्यक्रम हेतु यह राशि 750 रुपये प्रति माह की दर से 7,500 रुपये वार्षिक। 7,500 रुपये वार्षिक। 7,500 रुपये वार्षिक। आगे लिखेंगे साइकिल वितरण योजना, निःशुल्क साइकिल वितरण योजना। निःशुल्क साइकिल वितरण योजना कब से शुरू किया गया है? निःशुल्क साइकिल वितरण योजना नहीं पता आपको? मिली थी? मिली थी आपको? तो पता नहीं है। 2007-8 में कक्षा छठवीं में दूसरे ग्राम में अध्ययन हेतु जाने वाली बालिकाओं के लिए। फिर जैसे किसी गांव में 8वीं तक स्कूल है, तो फिर उसको 6वीं में मिलेगी नहीं। अब वो 9वीं में तो दूसरे गांव जा रही है, तो फिर उसको कब मिलेगी? 9वीं क्लास में मिलेगी। अब किसी गांव में 10वीं क्लास तक स्कूल है, अब वो 11वीं में दूसरे स्कूल में पढ़ने के लिए जा रही है, तो उसको कब मिलेगी? 11वीं क्लास। जब भी कोई बालिका अपने गांव से दूसरे गांव पढ़ने के लिए जाएगी तो उस समय मिलेगी। पर यदि ऐसा नहीं कि भाई एक गांव है, क्या नाम तुम्हारे गांव? सीवन पाट, और वहां के पास में कौन सा गांव है? दूसरा गांव कौन सा है? चोपना है। अब यहाँ पर 10वीं तक स्कूल है और यहाँ 12वीं तक। यदि यहाँ की बालिका यहाँ 9वीं में एडमिशन लेती है, बोलते मुझे साइकिल दो, तो उसे नहीं मिलेगी, उसे साइकिल नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि हम स्कूल जाने के लिए साइकिल दे रहे हैं, जबकि आपके गांव में स्कूल है। तो फिर आप अपनी स्वेच्छा से, अपनी खुशी से जा रहे हो दूसरे गांव, तो आपको साइकिल नहीं मिलेगी। और यदि यही बालिका यदि यहाँ से 10वीं पास करती है और 11वीं यहाँ पढ़ने के लिए जाती है, तो फिर वो साइकिल के लिए पात्र हो रहे हैं। बात क्लियर हो गई एकदम? पास निःशुल्क साइकिल वितरण योजना। सर आप लड़कों को भी देते हैं? हाँ, लड़कों को भी दे रहे हैं। कब से? अभी बीच में हुआ, शुरुआती बालिकाओं के लिए थी, शुरुआती बालिकाओं के लिए थी। निःशुल्क साइकिल वितरण योजना।
और भी ढेर सारी योजनाएं हैं जो कुछ केंद्र सरकार की और मध्य प्रदेश सरकार उसे जैसी की वैसी लागू करती है। जैसे एमडीएम, एमडीएम क्या होता है? एमडीएम मिड डे मील, मिड डे मील, मध्याह्न भोजन, मिड डे मील नहीं, मध्याह्न भोजन योजना, मध्याह्न भोजन योजना। क्या करते हैं इसमें? मध्याह्न भोजन योजना 1995 से शुरू किया गया है, 15 अगस्त 1995 से। और इसका उद्देश्य ये था, ये शाला त्यागी बच्चों को स्कूल में रोकना। क्यों बच्चे स्कूल में नहीं जाते? क्यों? क्योंकि उनके घर में खाने के लिए नहीं है, खाने के लिए नहीं है तो काम पे जाता है। यदि उनको स्कूल में खाना मिल जाए तो काम छोड़ के कहाँ आएंगे? स्कूल में आएंगे। ऐसा कॉन्सेप्ट था ये। स्कूल में ही यदि उसे आहार मिलने लग जाए तो बच्चे स्कूल में आएंगे करके ये योजना 1995 में शुरू की। कब से? 1995 से। जवाहर नवोदय योजना, जवाहर नवोदय योजना, जवाहर नवोदय योजना क्या है इसमें? जवाहर नवोदय योजना अमर तो जिले में एक केंद्र सरकार के द्वारा स्कूल, आवासीय स्कूल खोला जाएगा जिसमें ग्रामीण और शहरी इसमें से मतलब 75 और 25 के अनुपात में बच्चे लिए जाते हैं। 1986 जवाहर नवोदय विद्यालय 1986 आवासीय विद्यालय के माध्यम से, आवासीय विद्यालय के माध्यम से माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा प्रदान करना, माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा प्रदान करना। कि ज्यादा दी जाती है हमारे? 12वीं तक दी जाती है, माध्यमिक में ही आएगा। माध्यमिक में ही आएगा क्योंकि माध्यमिक हमने कब से कब तक बताया? 12वीं है ना? तो ये शुरू से दे रहे हैं। कहाँ? 6वीं से शुरू हो जाता है। 6वीं से 12वीं तक की शिक्षा इसमें दी जाती है, माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा दी जाती है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए कितना? 75% ग्रामीण क्षेत्र के लिए है ये सुविधा विशेष रूप से, और 25% शहरी क्षेत्र के बच्चे। बालिकाओं को आरक्षण दिया है 33% इसमें, 33%। ये सुपर 100 योजना कब से शुरू किया गया? किस साल से शुरू हुआ है? सुपर 100 आपका चयन हुआ है तो आपको तो पता होना चाहिए। ईयर नहीं पता, कोई बात नहीं। देखो योगेश बताओ, सुपर 100 योजना 10वीं में उत्तीर्ण प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं, आईटी, मेडिकल कॉलेज, चार्टर्ड अकाउंट में प्रशिक्षण हेतु भोपाल के शासकीय उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय, एक्सेलेंस स्कूल जिसे बोला जाता है, एवं इंदौर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रारंभ 2012-13 सुपर 100।
अपने आप में बड़ा सम्मान माना जाता है सुपर 100 में चयन होना। सुपर 100 के माध्यम से विद्यार्थियों का चयन होना, बहुत अच्छी प्रतिभा के धनी बच्चे ही ऐसा करते हैं। और कुछ हम योजनाओं की बात करते हैं, जैसे EGS, EGS, कोई बताए इसका फुल फॉर्म क्या है? EGS, EGS, देखो इंग्लिश में तो एक ही शब्द आता है, टीचर। टीचर। एक बार एक अंग्रेज भारत में आया था घूमने के लिए, चला गया प्रभात पट्टन में, अमरदीप के गांव में। तो बोलते यार कैसे इंडियन है, कोई गोरा, कोई काला, कोई मोटा, कोई नाटा, कोई पतला, कैसे इंडियन है? बोले सब अलग अलग वैरायटी के लोग हैं। हम अंग्रेजों को देखो, बोले सबके सब गोरे, एक जैसे कलर के, बोले सबके सब। तो अमरदीप को तो चुटकी लेने की आदत है, और हाँ साहब सही बोल रहे, बोले आप क्या है कि घोड़े अलग अलग रंग के होते हैं, बोले गधे एक ही जैसे होते हैं, बोले सबके सब। तो बेचारा अंग्रेज चुप हो गया एकदम, बोले इस आदमी से बहस करना बेकार है। तो वैसे ही इंग्लिश में सिर्फ टीचर, और हमारे यहाँ क्या हो गया है? संविदाशाला शिक्षक, शिक्षाकर्मी, गुरुजी, अध्यापक, सहायक अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक, प्राथमिक शाला शिक्षक, माध्यमिक शाला शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक, ढेर सारे नाम है ये टीचरों के नाम है। कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, मेरे जैसा आदमी तो कुछ ज़्यादा ही कंफ्यूज हो जाता है कि मैंने लगभग इन सभी फॉर्मेटों में काम किया है, लगभग सभी फॉर्मेटों में काम किया है, तो समझ में नहीं आता। जैसे 1994 में मैं 12वीं पास आउट हुआ था, और 1997-98 में वो भर्ती हुई थी, 96 से ही शुरू हो गई थी शिक्षाकर्मी वाली। तो शुरुआत में 500 रुपये महीने के हिसाब से रखा था, कब? जनवरी में, काय के लिए? रिजल्ट सुधारने के लिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, तब मैंने किया है उसमें शिक्षाकर्मी के रूप में काम। फिर 12वीं पास हो गए, कॉलेज चले गए, मतलब कॉलेज पढ़ने के लिए। फिर बीएड में मेरा सिलेक्शन हो गया, तो बीएड करने के लिए चले गए। फिर 2003 में जब बीएड वगैरह सब कुछ हो गया, तो फिर तब तक शिक्षा का कॉन्सेप्ट बदल गया। क्या आ गया? संविदाशाला शिक्षक, उसमें भी काम किया मैंने। तो पहले शिक्षाकर्मी अपने आप को समझता था, अब क्या समझने लग गया? संविदाशाला शिक्षक। फिर 2008 की परीक्षा में जब मैं यहाँ पारणसिंगा में आया 2009 में, तब क्या कॉन्सेप्ट आया? संविदाशाला शिक्षक के रूप में भर्ती तो हुई, लेकिन जैसे ही 3 साल पूरे हो जाएंगे आप क्या बन जाओगे? वरिष्ठ अध्यापक। क्या कॉन्सेप्ट आ गया? फिर अध्यापक संवर्ग वाला है। अध्यापक संवर्ग मतलब अध्यापक, सहायक अध्यापक 1ली से 5वीं, अध्यापक 6वीं से 8वीं, और 6वीं से 10वीं, और वरिष्ठ अध्यापक 11वीं 12वीं के लिए। फिर जब मैं वहां से छोड़ के जाने लगा, तब नया कॉन्सेप्ट आ गया उसमें। क्या? शिक्षक वाला, उच्च प्राथमिक नहीं, प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक। अभी वही पात्रता परीक्षा हो रही है, ऐसे कुछ लिखा हुआ आ रहा है, ठीक। बीच में आ गया एक गुरुजी। कौन आ गया बीच में? गुरुजी। आप लोगों को लग रहा होगा गुरुजी बहुत पहले से है, नहीं। गुरुजी कब आए? 1997। कब आए गुरुजी? 1997। काय की देन है? EGS, स्कूल गारंटी योजना। EGS, स्कूल गारंटी नहीं, स्कूल नहीं है, शिक्षा गारंटी योजना, एजुकेशन गारंटी स्कीम, एजुकेशन गारंटी स्कीम, शिक्षा गारंटी योजना। 1997 में आया था ये कॉन्सेप्ट। किसी ने पढ़ा क्या इसे? तो किसी के गांव में स्कूल नहीं है, जैसे मेरे गांव में स्कूल नहीं था, तो भी आपको एक आवेदन देना था जनपद पंचायत में कि हमारे गांव में 30 बच्चे हैं लेकिन स्कूल नहीं है।
तो 1 महीने के अंदर वहां पर स्कूल दे दिया जाएगा और एक शिक्षा कर्मी की नियुक्ति की जाएगी, एक शिक्षक की वहां पर व्यवस्था कर दी जाएगी। तो उसे क्या बोला जाएगा? गुरुजी। अब समस्या ये थी कि वहां पर स्कूल है नहीं, बिल्डिंग नहीं है, जमीन नहीं है, भाई किसी को दान देना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि ये मेरा घर है, इसका स्कूल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। सरकार तुरंत ही गुरुजी की नियुक्ति करेगी और वह पढ़ाई शुरू हो जाएगी। स्थानीय स्तर के लोगों को नियुक्त किया जाता था और इसमें गुरुजी इसलिए बोला गया क्योंकि वहां पर क्वालिफिकेशन जो है वो थोड़ा सा कम रखा गया था। 10वीं पास भी वहां पर चल सकता था, 10वीं पास वाले भी गुरुजी बन सकते थे। शिक्षा कर्मी के लिए क्या था? 12वीं पास, कम से कम 12वीं पास होना जरूरी था। इसमें क्या है, 10वीं पास वाले भी, 12वीं पास वाले भी बन सकते थे, लेकिन 10वीं वाले को भी ले सकते थे और इनका वेतन अलग, सब कुछ अलग ही था। और जब इनका सम्मिलन हुआ शिक्षा विभाग में, जैसे कोई बोला कि मुझे गुरुजी नहीं, मुझे शिक्षा कर्मी बनना है, तो फिर उसको वो पात्रता परीक्षा पास करना होता था। तो संविदा शाला शिक्षक या उच्च प्राथमिक शिक्षक, इसके लिए कई लोग आज भी गुरुजी बने हुए हैं। क्यों बने नहीं होते? और उतना ही मिल रहा है उनको, 2500 रुपए, या जो 15% बढ़ोतरी होती है उस हिसाब से हो रहा है। क्यों बने हुए गुरुजी? हाँ, इवन गुरुजी क्यों बने हुए? सर उन्होंने वो परीक्षा पास ही नहीं की। उन्होंने एक तो 10वीं पास नहीं, 12वीं पास नहीं किया। 12वीं पास नहीं किया तो वो पात्रता परीक्षा नहीं दे सकते हैं, और जो पास थे उन्होंने पात्रता परीक्षा पास नहीं कर पाए। उनको बोले कि 40% तो नंबर ला रहा है, वो भी नहीं ला पाए। चलो 30% ले आओ, तो भी नहीं ला पाए। ग्रामीण क्षेत्र के लोग बेचारे जैसे कि वैसे परिवर्तन करना स्वीकार नहीं करते, है कि नहीं योगी? परिवर्तन को पसंद नहीं करते, परिवर्तन का विरोध करते हैं। तो ईजीएस वाला समझ में आ गया। शिक्षा गारंटी योजना 1997, गुरुजी की नियुक्ति की जाती थी। यदि सामान्य गांव है तो वहां कम से कम 40 बच्चे होना चाहिए था, और यदि आदिवासी बाहुल्य गांव है तो फिर 30 बच्चों पर भी ये स्कूल खोल सकते हैं, 30 बच्चों पर। फिर है एकलव्य, एकलव्य शिक्षा विकास योजना। एकलव्य शिक्षा विकास योजना ये 2010 से प्रारंभ की गई। अब कुछ ऐसी योजना हम बात कर लेते हैं, सिर्फ योजना नोट कर लेंगे। तो एकलव्य शिक्षा विकास योजना 2010, विक्रमादित्य, अगली योजना विक्रमादित्य निःशुल्क शिक्षा योजना 2008-9 में। सुदामा शिष्यावृत्ति योजना, ये जो सुदामा शिक्षावृत्ति योजना क्या है कि SC, ST, OBC बालिकाएं, इनको तो कोई न कोई छात्रवृत्ति मिल जाती है, लेकिन सामान्य वर्ग के बालक बालिकाएं छूट जाते थे। तो उनके लिए सुदामा शिष्यावृत्ति योजना कब शुरू की गई? 2009-10। 2009-10 स्कूल चले हम, स्कूल चले हम अभियान, ये भी अभी भी चलता है। ये प्रवेश उत्सव मनाया जाता है, इसके अंतर्गत छात्र छात्राओं का तिलक लगाकर स्वागत किया जाता है, उनके पालकों का स्वागत किया जाता है। तो ये 2000-2001 गिफ्ट ए बुक अभियान, गिफ्ट ए बुक अभियान 15 जून 2018 कब से शुरू किया गया? 15 जून 2018। पढ़ना बढ़ना योजना, पढ़ना बढ़ना योजना
2003 2003 2003 IIT क्या फुल फॉर्म है इसका? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। कहाँ पर है ये IIT? तो मध्य प्रदेश में एकमात्र IIT इंदौर शहर में 2009। पहले निदेशक प्रोफेसर प्रदीप माथुर। प्रोफेसर प्रदीप माथुर। IIM भारतीय प्रबंध संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, भारतीय प्रबंध संस्थान। सबसे पहला इंदौर में मध्य प्रदेश का 1996 में स्थापना 1996। एम्स हमने पढ़ लिया। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल में कब स्थापना हुई? 2012 में। रुस्तम जी, अगला है रुस्तम जी आर्मेड पुलिस ट्रेनिंग स्कूल। रुस्तम जी स्थापना देखना, स्थान देखना इसका, इंदौर 1980, स्थापना 1980 इंदौर। और 1988 में क्या दर्जा दिया इसे? एकेडमी, पुलिस ट्रेनिंग महाविद्यालय, पुलिस ट्रेनिंग महाविद्यालय का दर्जा दिया 1988 में। स्थापना 1980 इंदौर और महाविद्यालय का दर्जा कब दिया इसे? 1988। IITM भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंध संस्थान। IITM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। ये क्वेश्चन इसमें कंफ्यूज करते हैं। कहाँ पे है? ग्वालियर। कहाँ पे है ये? ग्वालियर। ठीक। तो ग्वालियर में स्थित 1997 में क्या नाम बदल दिया उसका? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी 1997। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंध संस्थान, ये नाम दिया है उसका। क्लियर है एकदम? IITM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट 1997 में स्थापना हुई, ग्वालियर में है, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी। IEHE गए थे हम यहाँ पर। IEHE अभी कुछ नहीं बताया। कोई बता सकता है ये काय से संबंधित शिक्षण संस्थान है? कहाँ पर है? भोपाल में है और एजुकेशन से संबंधित है। बड़ा सरल, अच्छा बोला। इंस्टीट्यूट फॉर एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन। इंस्टीट्यूट फॉर एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन। IEHE कहाँ ये? भोपाल में स्थित है। स्थापना 1995-96। 1995-96। भारतीय वन प्रबंध संस्थान पढ़ लिया हमने। भोपाल में कब स्थापना हुई? 1982। माधव संगीत महाविद्यालय
माधव संगीत महाविद्यालय, माधव संगीत महाविद्यालय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माधव संगीत महाविद्यालय कहाँ पर है? ये ग्वालियर, ग्वालियर में। स्थापना 1988। किसने की थी? इनके बच्चे बच्चे ने की होगी। तो इसमें दो शास्त्रीय संगीतकार थे, वो है पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के द्वारा की गई थी। कब? 1918 में, 1918 याद रखना। माधव संगीत विद्यालय महाविद्यालय 1900 सन क्या बोला? अभी 18 पहले 88 बोला, गलत बोला था, 18 1918 1918 किसने की थी? तो पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। अगला पढ़ेंगे B.R. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान संस्थान, B.R. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? ये सबको पता है, महू इंदौर, महू इंदौर। 14 नवंबर 1988 को स्थापना हुई, 14 नवंबर 1988 को स्थापना हुई, 14 नवंबर 1988 स्थापना, और 2016 में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा, 2016 में विश्वविद्यालय का दर्जा, 2016 में विश्वविद्यालय का दर्जा। राज्य सम्राट अशोक टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट SATI। अब इतना सा दे दिया जाए ना, सबके होश उड़ जाएंगे। हिंदी में भी यही लिखते, देवनागरी में, और इंग्लिश में भी। खत्म, खेल खत्म। SATI है ना, नाम तो सुना है आप लोगों ने? कहाँ पर? विदिशा में। तो सम्राट अशोक टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? विदिशा। राजा धन्वंतरी आयुर्वेद कॉलेज, राजा धन्वंतरी आयुर्वेद कॉलेज, राजा धन्वंतरी आयुर्वेद कॉलेज, राजा धन्वंतरी आयुर्वेद कॉलेज कहाँ पर हो सकता है? उज्जैन में। योगेश? पक्को में उज्जैन में ही है, कोई दो राय नहीं इसमें। 1958 में स्थापना हुई थी उज्जैन में, धन्वंतरी आयुर्वेद कॉलेज। अगला है राजकीय अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय, राजकीय अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय, अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय कहाँ पर है? नहीं, हाँ, अमरू, इंदौर, इंदौर 1972, 1972। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हमारा जो टॉपिक होगा वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित होगा। तो 1968, 1986 और 2020 तीनों राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ऊपर हम चर्चा करेंगे। आप लोग भी थोड़ा सा इसमें पढ़ के आएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सार्थक पहल के साथ जुड़ने के लिए, बने रहने के लिए। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें।